अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जब रिचर्ड ब्राकमॉन्ट ने पेरिस के एक होटल में कमरा नंबर 7 किराए पर लिया तो उस वक्त तक 3 आदमी उस कमरे की खिड़की से लटक कर खुदकुशी कर चुके थे। मज़े की बात यह थी कि उन तीनों ने शुक्रवार के दिन शाम को 6 बजे खुदकुशी की थी। उनमें से एक तो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था और किसी फर्म में सेल्समैन था। शनिवार की शाम तक उसकी मौत की खबर किसी को नहीं मिली थी। उस शाम डॉक्टरों ने लाश को देखकर अंदाज़ा लगाया कि उसने एक दिन पहले 5 और 6 बजे के बीच खुदकुशी की होगी। उसकी लाश खिड़की के मजबूत हुक से लटक रही थी और उसने खुदकुशी के लिए पर्दों वाली लाल रंग की रस्सी इस्तेमाल की थी। लोग उसकी मौत पर हैरान थे क्योंकि वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था, शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था, हंसमुख और खुशदिल नौजवान था, हर वक्त हंसता रहता। स्पष्ट रूप से उसे कोई गम नहीं था जिसके बिना पर वो खुदकुशी करता। अभी उसकी मौत का मसला लोगों के लिए राज बना हुआ था कि अगले शुक्रवार को एक्टर क्रिल क्रास की खुदकुशी ने सारे शहर को चौंका दिया। एक्टर की रहस्यमयी खुदकुशी से सारे शहर में सनसनी फैल गई। वो अपने शहर की निहायत ही हर दिल अजीज शख्सियत थी। रुपए पैसे के मामले में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी और वो शोहरत के ऊंचे मकाम पर पहुंच चुका था। उसकी मौत पर आम लोगों ने बड़ा मातम किया। शहर के हर छोटे बड़े ने खुदकुशी की इन रहस्यमयी वारदातों की इन्वेस्टिगेशन की मांग की। दूसरी तरफ होटल की मालकिन मैडम डोबाल की आमदनी में काफ़ी कमी आ गई थी क्योंकि लोगों ने इस होटल में आना जाना कम कर दिया और उस कमरे को बिल्कुल छोड़ दिया। मैडम डोबाल इस सिचुएशन से बहुत घबरा गई और उसने शहर के कमिश्नर से अपनी मदद की रिक्वेस्ट की। कमिश्नर ने होटल के मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पर पुलिस के एक आला अफसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए फिक्स किया। पुलिस का ये अफसर निहायत निडर, बहादुर और जिगरी था। उसके बारे में मशहूर था कि उसने डाकुओं के बड़े बड़े गिरोहों को अकेले ही लड़कर मात दी है। लोगों का मानना था कि शहर में इस अफसर के अलावा कोई और जिन और भूत का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। इसलिए वो इतवार की सुबह होटल के उसी कमरे में आ गया और हालात का जायज़ा लेने के लिए वहाँ रहने लगा। हर सुबह और शाम को वो पुलिस स्टेशन जाता और दिन भर की कार्रवाई की रिपोर्ट देता। तफ्तीश के शुरुआती दिनों में उसने सिर्फ इतनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने कोई ख़ास बात नोट नहीं की है। बुध के दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां जाकर खबर दी कि वो असल मामले की तह तक पहुंच चुका है, लेकिन उस वक्त तक कोई राज नहीं खोलेगा जब तक उसे कोई सबूत न मिल जाए। जुमे की सुबह यानी शुक्रवार की सुबह को उसने महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा है और चेहरा पहले से ज़्यादा लाल हो गया है। उस शाम वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सका। रात को जब पुलिस कमिश्नर के साथ वहां पहुंची, उसने देखा कि पुलिस अफसर की लाश खिड़की के उसी मजबूत हुक से लटक रही है और उसने भी खुदकुशी कर ली है। इस खुदकुशी ने सारे होटल में दहशत फैला दी और सारे लोगों ने उसी वक्त होटल छोड़ दिया। रिचर्ड ब्राकमॉन्ट, जो मेडिकल का स्टूडेंट था, इस वारदात के 3 हफ्ते बाद वहां पहुंचा और उसने कमिश्नर को उन रहस्यमयी मौतों के राज से पर्दा हटाने का यकीन दिलाया। पुलिस के अफसरों ने उसे बताया कि तीनों ने शुक्रवार के दिन शाम को 6 बजे खुदकुशी की और जब उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो सबके मुंह में से एक मकड़ी निकली। ब्राकमॉन्ट ने उन सब की मौत से जुड़ी बातों को नोट कर लिया और ख़ुद वहाँ रहने लगा। अपने रहने के दौरान वो रोज़ाना घटनाओं को डायरी में लिख लेता और कभी कभार पुलिस स्टेशन जाकर उनकी खबर कराता। उसकी डायरी के पन्ने खुदकुशी के इन रहस्यमयी वारदात पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। 27 फरवरी सोमवार। मैं कल रात इस होटल में पहुंचा। सूटकेस से सामान निकालकर उसे कमरे में कायदे से रख दिया। रात खूब मज़े से सोया।
सुबह 9 बजे होटल वालों ने मेरे लिए नाश्ता भिजवा दिया। मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े पहने और नाश्ता किया। नाश्ता बड़ा टेस्टी था। मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि ये काम बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अगर मैंने इस राज को हल कर लिया तो हमेशा के लिए गरीबी के बोझ तले से निकल आऊँगा। हो सकता है मुझे अपनी ज़िंदगी ही दांव पर लगानी पड़े, लेकिन मैंने इसे हल करने का पक्का इरादा कर लिया है। कम से कम 3 आदमियों ने इस केस को हल करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये काम मिल गया। इस काम को हासिल करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन के सुबह से शाम तक 20 चक्कर काटने पड़े। शायद मेरे इस हौसले और इस पक्के इरादे को देखकर कमिश्नर ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया। मैंने कमिश्नर को अपने काम की डिटेल भी बता दी। उसने होटल के मैनेजमेंट से कहकर मेरे रहने का होटल में इंतज़ाम करा दिया और ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की कि मुझे हर चीज़ मुफ्त दी जाए, मेरे आराम का खूब ख्याल रखा जाए। उसने मुझे एक नया रिवॉल्वर और लोहे की एक सलाख भी दी ताकि मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं। मेरी देखभाल और हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस का स्टाफ तैनात किया। इसके अलावा मुझे एक टेलीफोन भी दिया गया ताकि मैं इसे कभी कभार इस्तेमाल करता रहूं। मैं इन सारी बातों के लिए कमिश्नर का शुक्रगुजार हूं, कमिश्नर का आभारी हूं। 1 मार्च मंगल, ना आज और ना ही कल कोई ख़ास घटना घटी। मैडम डोभाल ने पर्दे लटकाने के लिए लाल रंग की नई रस्सी भेज दी है। मालूम हो रहा है कि उसके पास इस तरह की अनगिनत रस्सियां हैं। जब भी वो मेरे कमरे में आती है, मेरे लिए खाने की कोई न कोई चीज़ ज़रूर लाती है। उसके जहन में खुदकुशी की इन वारदातों की अजीबोगरीब सोच है। उसके नज़दीक एक्टर क्रिल क्रास ने इसलिए खुदकुशी की कि वो जिस लड़की को पसंद करता था उससे शादी नहीं कर सका। पुलिस ऑफिसर ने इसलिए खुदकुशी की कि वो उससे, यानी कि होटल मैनेजमेंट से बदला लेना चाहता था और उसका कारोबार ठंडा करना चाहता था। बड़ी अजीबोगरीब औरत है, खुदकुशी की कोई न कोई सफाई देती रहती है, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। हाँ, उसके आने से थोड़ी देर के लिए बोरियत ख़त्म हो जाती है। 3 मार्च यानी जुमेरात, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कमिश्नर ने कई दफ़ा फ़ोन पर खैरियत मालूम की। मैंने उसे ये कहकर खामोश कर दिया कि सारा मामला ठीक ठाक चल रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी किताबें निकाल ली हैं और पढ़ना शुरू कर दिया है। इस तरीके से कमरे की वहशत कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाती है। 4 मार्च शुक्रवार यानी जुमा, मैंने दोपहर को बड़ा अच्छा खाना खाया। मैडम डोभाल ने खाने के साथ मुझे बहुत ही अच्छे किस्म की शराब पिलाई। इस किस्म का खाना आमतौर पर मरने से पहले खाया जाता है। उसने रो रो कर मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं शाम होने से पहले कमरे से निकल जाऊं। मैंने पर्दा लटकाने वाली रस्सी को गौर से देख लिया है। क्या मुझे इसके साथ खुदकुशी करनी है? रस्सी लाल रंग की बहुत ही मजबूत डोरी से बनी हुई मालूम होती है। खुदकुशी करने के लिए इसकी गिरह बनाने में मजबूत इरादे की ज़रूरत है। मैं मेज़ के करीब बैठा हूँ। मेरे बाएं तरफ टेलीफोन है और अब मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। 6 बज गए हैं। मुझे अफसोस है कि अभी तक मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी। हाँ, मैं खिड़की के करीब जाने के लिए असाधारण खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। कमिश्नर ने मुझे अभी फ़ोन किया है। मेरे लिए वो काफ़ी परेशान है। मैडम डोभाल भी एक दफ़ा कमरे से फिरकर चली गई है। आज वो बहुत खुश है। कम से कम काफ़ी मुद्दत बाद एक आदमी तो कमरा नंबर 7 से बच निकला। मेरा ख्याल है कि मुझसे पहले लोगों की खुदकुशी महज एक इत्तेफाकी हादसा था, लेकिन पुलिस को ऐसा बताने की क्या ज़रूरत है। कम से कम मैं यहाँ मुफ्त रह रहा हूँ और मुझे जितना अरसा इस तरह सुख सुविधा में रहने के लिए मिल जाए उतना ही अच्छा है। 9 मार्च बुध, मैं एक और वजह से भी यहाँ ठहरा हुआ हूँ और वो है क्लारीमोंट, एक जादुई आंखों वाली लड़की जो मेरे कमरे के सामने वाले मकान में रहती है। मुझे किसी ने उसका नाम नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका नाम क्लारीमोंट ही होना चाहिए। वो हर वक्त अपने मकान की खिड़की में
जो मेरे कमरे की तरफ खुलती है बैठी रहती है। मुझे इस बात की खुशी है कि पहले उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसने मुस्कुराकर मुझसे अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि उससे मोहब्बत करने लग जाऊं। मुझे तो अपनी किताबें पढ़ने से फुर्सत ही कहाँ कि मैं एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं। मेरा ख्याल है कि वो उस घर में अकेली रह रही है। उसके मकान में 3 खिड़कियां हैं, लेकिन वो हमेशा उस खिड़की में आकर बैठेगी जो मेरे कमरे के सामने खुलती है। वो वहां बैठकर पुराने स्टाइल के चरखे पर सूत काटती रहती है। उसका चरखा बहुत ही उम्दा हाथी दांत का बना हुआ है। जिस सूत को वो काटती है जरूर वो भी बढ़िया किस्म का होगा। खिड़की के पर्दों के पीछे बैठी वो सारा दिन काम करती रहती है। मैंने उसके कमरे में कभी रोशनी नहीं देखी। वो शक्ल सूरत की कैसी है कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाल रेशमी और काले हैं। उसकी पतली और छोटी सी नाक ज़रूर खूबसूरत होगी। उसके होठ हल्के पीले मालूम होते हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अजीब और गरीब रोशनी से जगमगाती दिखाई देती हैं, और जब वो उन्हें खोलती होगी तो कमरे का अंधेरा छट जाता होगा। पर्दों के पीछे उसे इतनी दूर से साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता। वो हर वक्त काला कपड़ा पहने रहती है और अपने हाथों को भी काले दास्तानों से ढांप रखा है। हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मैं जब भी उसे देखता हूँ वो मुस्कुरा देती है और जवाब में मुझे भी मुस्कुराना पड़ता है। मैंने उससे मिलने का फैसला किया है, लेकिन जब उसे मिलने का प्रोग्राम बनाता हूँ तो किसी न किसी वजह से मुझको वो प्रोग्राम रद्द करना पड़ता है। 10 मार्च जुमेरात। कल रात मैं काफ़ी देर तक पढ़ाई करता रहा। बिस्तर पर लेटकर क्लारीमोंट के बारे में हवाई किले बनाता रहा। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह मैं बड़ी देर से उठा। जब मैं खिड़की के पास गया तो क्लारीमोंट हमेशा की तरह अपनी खिड़की में बैठी हुई थी। मैंने आंखों के इशारे से उसे सलाम किया और उसने सर हिलाकर जवाब दिया। मैं बहुत ज़रूरी काम करना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे बेचैनी से क्यों होने लग गई। मैं खिड़की में बैठ गया और उसे देखने लगा। उसने भी मेरी तरह अपने हाथों को बांध लिया है। मैंने पर्दों की रस्सी को पकड़कर खींचना शुरू किया और उसने भी मेरी तरह अपने पर्दों की रस्सी खींचना शुरू कर दी। हम इस हालत में लगभग 1 घंटा बैठे रहे होंगे। बाद में वो सूत काटने लगी। 12 मार्च शनिवार। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। मैं खाना खाता हूँ, काम करके सो जाता हूँ, पढ़ाई करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी सोच क्लारीमोंट की याद से बोझल रहती है और मैं किसी काम की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। मैं क्लारीमोंट का मुस्कुराकर स्वागत करता हूँ और जवाब में वो भी मुस्कुरा देती है। हम घंटों तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। कल शाम 6 बजे मैंने बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस की। कमरे में अजीब किस्म की वहशत टपक रही थी। मैं खिड़की के पास चला गया और वहां पर क्लारीमोंट को हमेशा की तरह चरखा काटते देखा। उससे मिलकर अजीबोगरीब खुशी महसूस हुई और मेरी सारी बेचैनी खत्म हो गई। शुक्रवार का दिन था और 6 बज रहे थे। मुझे कमिश्नर का फोन आया। मुझे कमिश्नर के इस बेवक्त रोक टोक पर बहुत गुस्सा आया। दूसरी सुबह वो मैडम डोबाल के साथ मुझे देखने आया। उन्हें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मैंने मज़े में रहने का इंतज़ाम कर लिया है। कमिश्नर ने मुझसे पहली वारदात के बारे में पूछा। मैंने उसे ये कहकर टाल दिया कि कुछ दिनों तक मैं उसे पूरी और ठोस सच्चाई बता दूंगा। जब शाम हो जाती है और लैंप जला लेता हूँ तो फिर क्लारीमोंट मुझे नज़र नहीं आती। शायद शाम पड़ते ही अंदर चली जाती है। मैंने उसे कभी गली में भी नहीं निकलते देखा। मैं पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन सारी रात बड़ी मुश्किल से 2-3 पेज पढ़ सकता हूँ। 13 मार्च इतवार। आज सुबह मैंने एक बहुत ही दर्दनाक घटना देखी। मैं होटल के बरामदे में घूम रहा था। मैंने बरामदे में खुलने वाली खिड़की के पास मकड़ी का जाला देखा। जाले के बीच एक बहुत बड़ी मकड़ी बैठी हुई थी। मैडम डोबाल उस जाले को ख़त्म करना नहीं चाहती थीं, क्योंकि उनके नज़दीक मकड़ी खुशकिस्मती की निशानी है। उसी वक्त मैंने एक मकड़े को जाले के आसपास मंडलाते देखा।
उसने पूरी ताकत से जाले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। वो अंदर बैठी हुई मकड़ी को बड़े प्यार से देख रहा था। मेरे देखते ही देखते वो जाले के अंदर चला गया और मकड़ी ने बड़े जोश से उसका स्वागत किया। काफी देर तक वो बेहिस्सो हरकत यानी बिना हिले डुले एक दूसरे से जुड़े बैठे रहे। कुछ देर बाद मकड़े ने मकड़ी के बाजुओं से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। मालूम हो रहा था कि वो वहां से जल्द भाग जाना चाहता था। अचानक वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया और वहां से भाग निकला, लेकिन उसी लम्हे मकड़ी भी जाले से निकल पड़ी और बड़ी तेजी से उसका पीछा करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही खिड़की के तख्ते पर आ गिरे। मकड़ी ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी ने उसे अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया और उसे वापस जाले में ले आई। पहले तो उसने मकड़े की खूब मरम्मत की, खून पिया और फिर उसकी टांगें, हड्डियों और बाकी जिस्म को चीर फाड़ करके जाले से बाहर फेंक दिया। 14 मार्च सोमवार। मैं सुबह से लेकर शाम तक खिड़की में बैठा रहता हूँ और क्लारीमोंट को देखता रहता हूँ। शाम को वो वहाँ से हट जाती है, लेकिन मेरे जहन पर वो रात को भी मौजूद रहती है। जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था वो अब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है। 15 मार्च मंगल। कुछ दिनों से मैं और क्लारीमोंट एक नए तरह का खेल खेलते हैं। मैं आंखों से उसका स्वागत करता हूँ और वो उसी जोश से जवाब देती है। बाद में अपना हाथ खिड़की पर रख देता हूँ। मुझे देखकर वो भी मेरी नकल करती है। मेरे मुस्कुराने के साथ वो भी मुस्कुराती है और मेरे हंसने के साथ वो भी हंसती है। मेरा ख्याल है हमारे बीच कोई ख़ास किस्म की टेलीपैथी काम कर रही है, क्योंकि क्लारीमोंट मेरी मामूली सी बात को वैसे ही दोहराती है और कई दफ़ा तो ये अमल इतना तेज़ होता है कि नकल करने का शुबहा तक नहीं हो सकता। कई दफ़ा मैं अपने सर को हिलाना शुरू कर देता हूँ और सर हिलाते हिलाते धीरे धीरे अपना जिस्म हिलाने लगता हूँ। क्लारीमोंट भी बग़ैर किसी गलती के वैसा ही करती है। उसने कभी भी मेरी नकल उतारने में गलती नहीं की। आजकल मेरे दिन इस नए खेल में गुजर रहे हैं। 14 मार्च बुध। क्लारीमोंट से मेरे संबंध अब सीरियस होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं हैट और कोट पहनकर गली में जाऊं और उससे मुलाकात करूं और उससे मिलूं। उसके दरवाजे के बाहर क्लारीमोंट के नाम की प्लेट लगी हुई दिखाई देती है। अगर मैं उसका दरवाज़ा खटखटाऊं तो उसे देखकर पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। शायद वो दरवाज़ा खोलने ना आए। मेरा ख्याल है कि मैं उसे बुरी तरह चाहने लग गया हूँ। यही वजह है कि वो हर वक्त मेरे जहन पर सवार रहती है। मुझे उससे मिलने में कुछ डर सा लग रहा है। वो हमेशा की तरह खिड़की में बैठी सूत काट रही है और मैं फिर से पुराना खेल शुरू कर देता हूँ। 17 मार्च जुमेरात यानी गुरुवार। मैं सारा दिन उसी खेल में बिजी रहता हूँ। मैंने लोगों से बातचीत करना बंद कर दी है। अब तो मैडम डोबाल से भी बातचीत किए हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। मैं सारा दिन खिड़की में बैठा रहता हूँ और उसी खेल को दोहराया करता हूँ। 18 मार्च जुमा यानी शुक्रवार। आज कुछ न कुछ होकर रहेगा। मेरा मानना है, मुझे लग रहा है, जिन लोगों ने यहाँ पर खुदकुशी की थी और उनके साथ जो कुछ भी घटा था वो मेरे साथ भी घटने वाला है। मैं ऊंची आवाज़ में बोल रहा हूँ ताकि मुझे जिंदा होने का यकीन आ जाए। 6 बज गए हैं। मेरे जिस्म की सारी ताकत किसी ने जैसे खींच ली हो। मैं कुर्सी पर बैठ गया हूँ और अपने पक्के इरादे को इकट्ठा करके बैठा हूँ, वरना खिड़की असाधारण ताकत से मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मेरे दिल में एक दफ़ा फिर से ख्वाहिश उभरी है कि क्लारीमोंट के साथ वही पुराना खेल शुरू कर दूं, लेकिन खिड़की के करीब जाते हुए भी डर लग रहा है। मुझे उन तीनों की लटकी हुई लाशें नजर आ रही हैं। खिड़की से वहशत और बेरहमी टपक रही है। मुझे खुदकुशी करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, अलबत्ता मैं खिड़की से अनजाना सा डर महसूस कर रहा हूँ। दूसरी तरफ कोई जादुई ताकत मुझे खिड़की की तरफ बुला रही है। अब मैं खिड़की की तरफ जा रहा हूँ। किसी ने मुझे टेलीफोन किया है। मैंने फौरन टेलीफोन उठाकर कहा, बल्कि चिल्लाया कि फौरन आ जाओ, फौरन आ जाओ। मेरी आवाज़ से सारा कमरा गूंज उठा है।
मैंने अपने माथे से पसीने को रुमाल से साफ किया और पानी का एक गिलास पिया। अब मैं खिड़की के पास चला गया हूँ। मैंने अपने माथे से पसीने को रुमाल से साफ किया और पानी का एक गिलास पिया। अब मैं खिड़की के पास चला गया हूँ और वहाँ क्लारीमोंट को आंखों से सलाम किया। क्लारीमोंट मुझे देखकर मुस्कुराई। 5 मिनट बाद कमिश्नर वहाँ आ गया। मैंने उसे कहा कि कुछ दिनों बाद मैं उसे सारी बात बता दूंगा। मैंने उसे बताया कि कुछ दिनों बाद मैं उसे सारी बात बता दूंगा। कमिश्नर मेरी बातों में आ गया। बातों बातों में उसने मेरी जहनी हालत का अंदाज़ा लगाया और मुझे घुमाने के लिए बाहर ले गया। 19 मार्च शनिवार, कल रात मैं कमिश्नर के साथ घूमने चला गया। रास्ते में खूब इंटरेस्टिंग बातें हुईं। बाहर की ठंडी हवा से मेरा मूड पहले से कुछ बेहतर हो गया। सुबह को उठकर मैं खिड़की के पास गया। क्लारीमोंट वहाँ बैठी थी। मैंने हमेशा की तरह उसे सलाम किया, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझसे कुछ नाराज़ दिखाई दे रही थी। शायद उसे पता चल गया है कि मैं कल रात कमरे से बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद उसने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। इस तरह से हम में फिर से फ्रेंडशिप हो गई और फिर सारा दिन वही खेल खेलते रहे। 20 मार्च इतवार, हम सारा दिन वही खेल खेलते रहे। 21 मार्च सोमवार, हम सारा दिन वही खेल दोहराते रहे। 22 मार्च मंगल, आज भी हम पुराना खेल दोहराते रहे। मैं कभी अपने आप से पूछता हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। शायद मैं इस सवाल का जवाब कभी ना दे सकूं। कई दिनों से हम आपस में बातचीत भी करते रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने होठ हिलाकर। मेरा ख्याल सही था। क्लारीमोंट पिछले जुमे यानी शुक्रवार को कमरे में मेरे चले जाने पर मुझसे नाराज थी, लेकिन मैंने माफ़ी मांग ली है और वो दोबारा खुश हो गई। 24 मार्च जुमेरात यानी गुरुवार, मैंने एक नई चीज़ पता की है। वो ये है कि मैं क्लारीमोंट से नहीं, बल्कि वो मुझसे खेलती है। कल रात मैं इसी खेल के बारे में सोच रहा था। मैंने 5 ऐसी पेचीदा और मुश्किल फिजिकल एक्सरसाइज को क्लारीमोंट के सामने दोहराने के बारे में सोचा है, जिसका उसे पहले से पता नहीं। ज़रूर वो इन एक्सरसाइज को देखकर मुश्किल में पड़ जाएगी और बड़ा मज़ा आएगा। रात भर उन एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस करता रहा। जिस्म की ये एक्सरसाइज काफ़ी मुश्किल थीं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के ज़रिए उन पर काबू पा लिया है। सुबह सवेरे मैं खिड़की के पास गया। हम पहले की तरह एक दूसरे से मिले। मैंने रात की याद की हुई नई फिजिकल एक्सरसाइज करनी शुरू की। मेरी हैरानी की हद न रही जब उसने अविश्वसनीय हद तक वही एक्सरसाइज मेरे साथ साथ दोहरा दी। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया तो नौकर मेरे बूट लेकर आया था। मैंने उन्हें लेकर ज़मीन पर रख दिया और दोबारा खिड़की के पास चला गया। मेरी नज़र कागज़ के उस टुकड़े पर पड़ी जिस पर मैंने फिजिकल एक्सरसाइज का पूरा नक्शा तैयार किया हुआ था। मेरी हैरानी की हद न रही कि मैंने उन एक्सरसाइज में से किसी को भी नहीं किया था। मैं लगभग लड़खड़ा गया। मैंने कुर्सी का सहारा लिया और उस पर बैठ गया। मैंने कागज़ को बार बार पढ़ा। अभी अभी जितनी भी मैंने फिजिकल एक्सरसाइज खिड़की के सामने की थी, उनमें से कोई भी तो मेरी नहीं थी। एक दफ़ा फिर से मैंने अपनी बनाई हुई एक्सरसाइज को याद किया और पूरी ताकत से उन्हें करने का इरादा किया। मैंने अपनी उंगली से नाक की नोक को छूना चाहा, लेकिन किसी अनजानी ताकत से मजबूर होकर मैंने अपनी उंगली हमेशा की तरह खिड़की के शीशे पर रखी। मैं अपने बालों पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन वो खिड़की पर जा पड़े। मुझ पर साफ हो गया है कि क्लारीमोंट मेरे इशारों पर नहीं चलती, बल्कि मैं उसके इशारों पर चलता हूँ। मैंने कई और तजुर्बे भी किए। अपने हाथों को जेब में डाल लिया और इस बात का पक्का इरादा कर लिया कि मैं इनको जेब से नहीं निकालूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने अपनी दाईं उंगली से इशारा किया और नाराज़गी का इजहार किया। मैंने हाथ को जेब से निकालने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद महसूस किया मेरा दायां हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मेरी उंगलियां ढीली पड़ गईं और हाथ बाहर आ गया। क्लारी जो चाहती मुझसे करवा लेती। मैं पूरी तरह से उसके काबू में आ चुका हूँ। 25 मार्च
जुमा, शुक्रवार। मैंने टेलीफोन का तार काट दिया है। ख्वामख्वाह बूढ़ा कमिश्नर मुझे फ़ोन पर तंग करेगा। मैं क्यों लिख रहा हूँ? मालूम होता है कोई अनजानी ताकत मुझसे लिखवा रही है। पहले की तरह हम खिड़की के पास खड़े थे। आज वो मुझसे नई तरह की एक्सरसाइज करवा रही है। पहले तो कुछ देर मैं ये एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन कोई जादुई ताकत मुझे बिल्कुल लाचार कर देती है और मुझे वही करना पड़ता है जो वो चाहती है। हम खेलते रहे। थोड़ी देर के लिए वो अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में अंधेरा छा चुका था, इसलिए मैं उसे देख नहीं सका। मालूम होता है कि वो अंधेरे में गायब हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा आ गई। उसके हाथ में टेलीफोन का रिसीवर था। मुस्कुराते हुए उसने उसे खिड़की के करीब रखा और तार काटा और दोबारा वहीं रख दिया। मैं मेज़ पर बैठा हूँ। मैंने अभी चाय पी है और नौकर बर्तन उठाकर चला गया है। मैंने उससे वक्त पूछा था। मेरी अपनी घड़ी बंद हो चुकी है। उसने बताया कि 5:15 बज चुके हैं। मैं खिड़की के पास जाता हूँ। क्लारीमोंट वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही है। वो अब पर्दों के पीछे जा रही है। पर्दों की लाल रस्सी उतारती है। वो उसकी गिरह बांध रही है। मैंने पर्दों वाली लाल रस्सी उठा ली है, उसकी गिरह बांध ली है और उसे हुक से लटका दिया है। अब मैं खिड़की की तरफ नहीं देखूंगा। मैं अब कागज के टुकड़े पर नजर रखूंगा। मैं ऊंची आवाज में हंस रहा हूं। मैं उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर हूं। मैं लिखने में बिजी हूं ताकि कुछ वक्त इस तरह कटे। मुझे पता है कि अगर मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। मुझे कुछ लिखना चाहिए। चलो अपना नाम ही सही, रिचर्ड ब्राकमोंट। मैं उसकी तरफ देखूंगा, जरूर। कमिश्नर ने जब उसे कई दफा फोन किया और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो खुद कमरा नंबर 7 में पहुंचा। वहां उसने रिचर्ड ब्राकमोंट को खिड़की के हुक से लटके देखा। उसके चेहरे पर वहशत थी। उसकी आंखों के डीले बाहर निकल आए थे, होठ अलग हो चुके थे और दांत सख्ती से जुड़े हुए थे। उनके बीच एक बहुत बड़ी मकड़ी चिमटी हुई थी। मेज पर उसकी डायरी पड़ी थी। कमिश्नर ने उसे पढ़ा और सामने वाले मकान में, जहां क्लारीमोंट रहती थी, वहां गया। उसे पता चला कि सामने वाला मकान तो सालों से खाली पड़ा है और वहां कोई भी नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।